हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। साथियों ये जो सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं, ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड सेशन लेकर के आ रहा हूं, जो कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड है। साथियों आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों का झारखंड जुडिशरी का एग्जामिनेशन और एमपी जुडिशरी का एग्जामिनेशन जो कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, बहुत ही जल्द कंडक्ट होने वाला है। उसी एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए साथियों ये सेशन मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। इससे पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड मैं लेकर के आया हूं, उसमें मैं इन्हीं सभी का वन लाइनर्स वहां पे डिस्कस किया था और मैंने आप सभी लोगों से यह भी बताया था कि जैसे ही हम लोग वन लाइनर को डील कर लेंगे, देन आफ्टर हम एमसीक्यू क्वेश्चंस पे आएंगे और जो भी एमसीक्यू हम यहाँ पे पढ़ेंगे साथियों, वो सभी के सभी सेक्शन वाइज हम यहाँ पे डील करते हुए चलेंगे कि किस सेक्शन से कितने नंबर ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम हम उन्हीं सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे आपके सामने एक एक करके रखने वाले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन है हमने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से ही लेकर के आया हूं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चैप्टर वाइज आपको देखने के लिए मिलेगा। चैप्टर फर्स्ट में जो हमारा प्रिलिमिनरी का पार्ट होता है, इस प्रिलिमिनरी के पार्ट से बार बार हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर सबसे ज्यादा कहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे दोस्तों, तो वो होता है हमारा सेक्शन नंबर 2, जहां पे इतने ज्यादा हमको डेफिनेशन क्लॉजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन, किस लेवल का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है एक्सटेंट कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटीज की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है वो उसके एक्सटेंट के बारे में, उसके कमेंसमेंट के बारे में और उसकी एप्लीकेबिलिटीज के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारा जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है 1973 का, इसका एक्सटेंट कहाँ कहाँ तक है। क्या ये सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण भारत पर लागू होता है कि अभी भी J&K को छोड़ करके लागू होता है। इन सभी चीजों को हम यहाँ पर जानेंगे, इसके कमेंसमेंट को जानेंगे, इसकी एप्लीकेबिलिटीज के बारे में हम जानेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों से कहा रहा है कि वन ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, किसकी बात कर रहा है, जो इसका मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसका, तो कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का। जाहिर सी बात है जो पहला क्वेश्चन आया है बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन हम इस लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग जल्दी सॉल्व नहीं करना पसंद करते हैं। लगता है यार सिंपल क्वेश्चन है, कहाँ एग्जाम में ऐसा पूछता है। लेकिन साथियों आप ध्यान में रखिए कि इस लेवल के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं और आप उस टाइम भी इस टाइप के क्वेश्चंस को गलत कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखिए। सबसे तो पहले पूछ दिया है कि वन ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। ऑप्शन ए को देखिए, टू गिव जुडिशियल पावर टू द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ऐसा संभव है क्या कि जुडिशरी पावर को हम लोग एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है और ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो भी जुडिशियल पावर होते हैं वो हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को देते हैं, कभी नहीं देते हैं। हमारे पास दो मजिस्ट्रेट होते हैं, एक ईएम साहब होते हैं जिनको हम लोग एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहते हैं और एक हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं जो कि जुडिशरी के वर्क्स को देखते हैं और जो हमारे ईएम साहब होते हैं वो प्रशासनिक वर्क को देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को हम ऐसे ही यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे। तो फर्स्ट तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सेकंड कर रहा है टू सेपरेट लेजिस्लेटिव टू एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा है। हम सेपरेट करते हैं किसको, लेजिस्लेटिव को और एग्जीक्यूटिव को। ये चीफ कैरेक्टर है हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का, तो बिल्कुल भी ये कैरेक्टर नहीं है, तो इसको भी हम एलिमिनेट करेंगे। साथ ही साथ हम ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे, कह रहा है टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जब आप देखेंगे साथियों सीआरपीसी को, सीआरपीसी 1973 को, तो वहां पे ये कैरेक्टर आपको देखने के लिए मिलेगा और ये कौन सा कैरेक्टर है, सेपरेशन वाला कैरेक्टर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो हमारा जुडिशरी होता है और जो हमारा एग्जीक्यूटिव होता है, इन दोनों को सेपरेट करने का काम किया गया है। किसमें, हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत। और यही हमारा जो होगा साथियों यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, आपके लिए आंसर दे भी रखा है कि यहाँ पे क्या है, आंसर जो है आपका सी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर है, टू सेपरेट रेवेन्यू फंक्शंस फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये आपका होगा नहीं। तो इस तरह से जब आप चीजों को बेहतर से बेहतर तरीके से एलिब्रेट करेंगे, जब आप चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, तो आपका क्वेश्चन अपने आप बहुत ही अच्छा होने वाला है। और आप देख सकते हैं कि इस लेवल के क्वेश्चन की राजस्थान
राजस्थान जेएलओ 2013 के पेपर में इस क्वेश्चन को पूछ रखा है। सिर्फ और सिर्फ यही नहीं कि राजस्थान जेएलओ में पूछ लिया तो अब नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन जुडिशरी का भी आपके हो सकता है, आपके जुडिशरी के एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जो भी चीजें अभी हम पढ़ रहे हैं साथियों, आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये सभी के सभी हम प्रिलिमिनरी लेवल के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, एकदम जो इसको कहा जाता है कि इसको तो सभी कोई जानता है, लेकिन एट दैट टाइम ये गेम खेलने वाला क्वेश्चन होता है। सेकंड क्वेश्चन को देखिए, द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 इज डिवाइडेड इनटू। साफ साफ आपसे पूछ लिया कि ये बता दीजिए जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कितने हमारे पास चैप्टर दे रखे हैं और कितने हमारे पास सेक्शंस दे रखे हैं। तो आप सभी लोगों को पता है साथियों कि जो भी हमारे पास 6 चैप्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो 37 चैप्टर्स हमारे लिए प्रोवाइड किए गए हैं। किसके अंदर? जब हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करते हैं तो टोटल 37 चैप्टर हैं और सेक्शंस की हम बात करते हैं तो 484 या 484। आप ये 4 इधर लिखिए या ये 4 इधर लिखिए, बीच में 8 आपका आना चाहिए। तो 484 आपके सेक्शंस इसमें दे रखे हैं और चैप्टर की बात करते हैं तो 37 आपके चैप्टर यहाँ पे दे रखे हैं। आइए ऑप्शन को देखिए, यहाँ पे 481 ये हो ही नहीं सकता, 484, लेकिन यहाँ पे चैप्टर के साथ देखिए 39 कर दिया, ये यहाँ पे हो नहीं सकता। साथ ही साथ कर रहा है चैप्टर 38 सेक्शन 481, ये बिल्कुल हो नहीं सकता। आपको ये याद रखना है 484 ही याद रखना है, क्योंकि यही हमारा टोटल का टोटल सेक्शन है और चैप्टर की हम बात करते हैं तो टोटल हमारे पास 37 चैप्टर्स होते हैं। ये डी वाला आपका करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये झारखंड जुडिशरी 2019 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। साथ ही साथ एडीपीओ छत्तीसगढ़ एडीपीओ 2008 के एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या स्टैंडर्ड है, क्या लेवल है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसीलिए उन्हीं सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे रखने का काम किया गया है जिनसे कि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 कंटेन्स। अब यहां पे भी वही सेम ही क्वेश्चन आपसे पूछा है। पहले वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था दोस्तों? तो पहले वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा था दोनों चीजों के बारे में पूछा था। ऑप्शंस जो दे रखे थे वो हमको सेक्शन वाले भी ऑप्शन दे रखे थे, साथ साथ हमारे पास चैप्टर वाले भी ऑप्शन थे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, ये स्पेसिफिक होकर के पूछ रहा है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो हमारा 1973 का है इसके अंदर क्या कंटेंट है। तो हमारे पास ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ हमको सेक्शंस ही देखने के लिए मिल रहा है, तो हम सेक्शंस के बिहाफ पे ही अपने आंसर्स को देखेंगे। आप सभी लोगों को पहले ही मैंने बता दिया है कि 484 क्या होना चाहिए, 484 होना चाहिए। ये 8 मिडिल में होना चाहिए और ये 4 किधर भी हो सकता है। तो आप सभी लोगों को पता है कि 484 हमारे सेक्शंस हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अंतर्गत प्रोवाइड किया गया। अब देखिए 451 वैसे ही एलिमिनेट, 481 एलिमिनेट, 461 एलिमिनेट, 484 यही आपका जो होगा साथियों, यही आपका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। और आप देख भी सकते हैं झारखंड जुडिशरी 2019 जैसे एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को रखने का काम किया है। तो जो भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं, इन क्वेश्चन का एक अपना लेवल है, एक क्वेश्चन का अपना अंडरस्टैंडिंग है और इसी लेवल और इसी अंडरस्टैंडिंग को कंसीडर करते हुए इन सभी क्वेश्चंस को मैं आपके सामने रख रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 4th। क्वेश्चन नंबर 4th में आपसे क्या कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होता है आप ये भी समझिए। जब आप चीजों को समझेंगे तब आप अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं, तब आप अच्छे तरीके से सोच सकते हैं। सबसे पहले क्या कर रहा है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की बात करते हैं। किसकी बात कर रहा है? तो इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है। आप सभी लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को ऑब्जर्व किया था और क्वेश्चन नंबर 1 में भी आप लोगों को देखने के लिए मिला था, लेकिन यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? यहाँ पे इसके मेन कैरेक्टर्स की बात कर रहा है कि क्या क्या हो सकता है मेन कैरेक्टर हमारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का। साथियों ऑप्शन नंबर 1 को देखिए, कह रहा है द इंपावरमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में तो ये बात ही नहीं करना चाहता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये किसके बारे में बात करना चाहता है? जब ये बात करेगा साथियों तब ये जुडिशरी के बारे में बात करेगा। किसके बारे में बात करेगा? जुडिशरी के बारे में बात करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर सीआरपीसी से कोई पावर गेन करता है तो वो हमारा जुडिशरी ही गेन करता है। तो ये ऑप्शन पहले ही आप लोगों के सामने एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं,
द सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेचर फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये भी आपका ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट नहीं है। जो सेपरेशन की बात करता है, किससे सेपरेशन का, तो सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा है, और इस टाइप का काम हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हमसे नहीं करता है, ना करवाता है। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेट करना आप चीजों को सीखिए, जितना बेहतर तरीके से आप एलिमिनेट कर लेंगे उतना ही बेहतर तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये तो है, ये तो एक कैरेक्टर है यहाँ पे। साथ ही साथ और क्या कह रहा है, द सेपरेशन ऑफ द रेवेन्यू वर्क फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा है। यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर मार्क किया गया है साथियों, जब आपका यूपी एडीपीओ का पेपर हुआ था, यूपी एपीओ का पेपर हुआ था, तो उस यूपी एपीओ पेपर 2002 में इसका आंसर जो मार्क किया गया था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, ये डी वाला इसका ऑप्शन मार्क किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी वर्क फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव की बात यहां पे हम करेंगे। तो जो आयोग के द्वारा दिया गया आंसर है, हम उसी आंसर पे, अगर इस क्वेश्चन में मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात पूछा गया था, यहां पे आप देख लीजिए मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात पूछा गया था, तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या बता रहा है, तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसका बता रहा है, द सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू वर्क फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा है। जो रेवेन्यू का वर्क है उसको क्या करता है, उसको सेपरेट करता है, और यही इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे हमारे सामने शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4th को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगर हम 5th को देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5th आप सभी लोगों से क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है, सबसे तो पहले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, ये तो सभी लोगों को याद है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 कैन बी अमेंडेड बाई, ये किसके द्वारा अमेंड किया जा सकता है। मैंने जब आप लोगों को ऑनलाइनर सॉल्व करा रहा था, एट दैट टाइम ही मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ये किस लिस्ट के अंतर्गत आता है। अब लिस्ट की बात करेंगे तो हम भाग करके डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पास जाएंगे, वहां पे हम देखेंगे हमारे पास स्केड्यूल्स दे रखा है, और उस स्केड्यूल्स में हम देखेंगे स्केड्यूल्स नंबर 7 को देखेंगे। 7 में देखेंगे कि हमारे पास 3 टाइप्स के लिस्ट प्रोवाइड कर रखे हैं, एक स्टेट लिस्ट हमारे पास है, एक यूनियन लिस्ट है, और जो हमारे पास 3rd लिस्ट है वो हमारे पास कंकरेंट लिस्ट है। तो ये जो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ये किस लिस्ट के अंतर्गत सबसे तो पहले फॉल करता है, ये बात तो आपको सबसे पहले ही पता होना चाहिए। तो मैंने उस दिन भी आप सभी लोगों से बताया था कि ये स्टेट लिस्ट के अंतर्गत फॉल नहीं करता है, ये सेंट्रल लिस्ट के अंतर्गत भी फॉल नहीं करता है। तो आप कहेंगे कि क्या ये कंकरेंट लिस्ट का मामला है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल, जो आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 है दोस्तों, ये आपका कंकरेंट लिस्ट का मामला है। और ये फॉल किसके अंतर्गत करता है, तो ये फॉल कंकरेंट लिस्ट के ही अंतर्गत करता है। क्यों कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 फॉल करता है, तो उसके पीछे एक कारण है। जब आप बेयर एक्ट्स को देखते हैं, तो आप बेयर एक्ट में देखते होंगे तमाम प्रकार के स्टेट अमेंडमेंट्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही साथ केंद्र के द्वारा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा तो लॉ बना करके आपको दे ही दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ आप उस पर क्या कर रहे हैं, जरूरत पड़ रही है तो स्टेट भी, यूपी अपना अमेंडमेंट कर ले रहा है, बिहार अपना अमेंडमेंट कर ले रहा है, एमपी को जरूरत पड़ रहा है वो अपना अमेंडमेंट कर रहा है। मींस कि दोनों लोगों के द्वारा क्या किया जा सकता है, इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। इसीलिए ये जो फॉल कर रहा है हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, ये फॉल कर रहा है कंकरेंट लिस्ट में। आइए ऑप्शंस को देखिए। ऑप्शन ए आपका कह रहा है पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेचर, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 कैन बी अमेंडेड बाय, ये तो इसका करेक्ट आंसर यहां पे बन नहीं रहा है। साथ ही साथ कह रहा है द पार्लियामेंट ओनली, मैंने आप सभी लोगों को इसीलिए पहले बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया, और कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र करके मैंने बताया कि हमारे पास 3 टाइप्स के लिस्ट होते हैं, और उसी लिस्ट में एक हमारे पास अच्छा लिस्ट होता है जिसको हम लोग कंकरेंट लिस्ट के नाम से जानते हैं, समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं, और उसी कंकरेंट लिस्ट, उसी समवर्ती सूची के अंतर्गत फॉल करने वाला हमारा सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। तो पार्लियामेंट ओनली हो नहीं सकता, पार्लियामेंट कर सकता है, लेकिन ओनली यहां पर लिखा है स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा भी उसमें अमेंडमेंटेड किए जा सकते हैं। साथ ही साथ कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट एंड द पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ अपनी गाइडलाइन दे सकता है, जैसे डीके बसु की गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसमें क्या कर सकता है, अपनी गाइडलाइंस को
ले डाउन कर सकता है। साथ ही साथ जो इसका करेक्ट आंसर होगा फॉल्स इन कंकरेंट लिस्ट। ये जो चीजें होती हैं ये किसके अंतर्गत फॉल कर रही हैं, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, और इसको अमेंड किया जा सकता है। तो ये अमेंडिंग करने का पावर हम कहां से गेन करते हैं, तो इसी कंकरेंट लिस्ट से ही गेन करते हैं कि हम यूपी स्टेट से हैं, हम पंजाब स्टेट से हैं, हम झारखंड से हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, धूमधाम से कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को यहाँ पे अमेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चीजों को यहाँ पर समझते हुए चलिए, इस लेवल से आप चीजों को देखते हुए चलेंगे। जितना अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन रहेगा उतना ही बेहतर तरीके से आप क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी लोगों से क्या कहना चाहता है, तो क्वेश्चन बनाने का तरीका देखिए किस तरह से क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है। क्वेश्चन की फ्रेमिंग होता है कि व्हेन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 रिसीव्ड द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। साथियों आप सभी लोगों को यह भी बात पता है कि हमारे देश में हमारे पार्लियामेंट के द्वारा नया एक्ट पारित किया जा रहा है। अब कौन सा एक्ट पारित किया जा रहा है, तो हमारे पास जो हमारा सीआरपीसी था उसको अमेंड किया जा रहा है, जो हमारा आईपीसी था उसको अमेंड किया जा रहा है, और जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट था उसको अमेंड किया जा रहा है। इन सभी लॉ को अमेंड कर दिया जाएगा। अभी तक हमारे राज्यसभा से और लोकसभा से इसको पास कर दिया गया है। अभी हमारे राष्ट्रपति महोदय का उस पर जब असेंट मिल जाएगा, जब प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाएगा, उस दिन से उस कानून को हम लोग क्या करेंगे, उस दिन से हम लोग उस कानून को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो कानून भी हमारे लिए इतना ही जरूरी है जितना अभी ये जरूरी है। अभी आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि अरे नया कानून आ रहा है, हम नया कानून पढ़ेंगे, हम पुराना कानून क्यों पढ़ेंगे। इसलिए आप पुराना कानून पढ़ेंगे क्योंकि नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके इसी पुराने कानून से ही आएंगे। उसको लागू होने दीजिए, उसके बाद से आप उसको पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अभी आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन लगा हुआ है, झारखंड का लगा हुआ है, हमारा इधर एमपी का जुडिशरी एग्जामिनेशन लगा है, क्या क्रिमिनल लॉ से पुराने से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि अब तो पुराना पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, बेयर एक्ट फेंक देते हैं। नहीं, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले पुराने ही बेयर एक्ट से आपके पूछे जाएंगे, इसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 से ही पूछे जाएंगे। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। ये बातें मैं इसलिए बताया हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया है असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात की जा रही है, और वही जो हमारा नया कानून बन रहा है उसमें भी अभी क्या मिलना बाकी है, उसमें भी अभी एसेंट मिलना बाकी है। किसका एसेंट मिलना बाकी है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एसेंट मिलना बाकी है। इसीलिए मैं इन सभी बातों को यहाँ पे रखने का काम किया। तो इसको कब मिला था एसेंट, जब हम बात करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की, तो इसको एसेंट कब मिला था। यहाँ पे डेट आप देखिए, कर है 25/12/1973। ये 25/12/1973 को तो इसका एसेंट नहीं मिला था, ये यहाँ से एलिमिनेट हो गया। 1973 का कानून है, लेकिन 25/12/1973 को इसको एसेंट नहीं मिला था। किससे नहीं मिला था, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से इसको एसेंट नहीं मिला था। नेक्स्ट देखिए 25/2/1974, 25/2/1974 को भी इसको एसेंट नहीं मिला था। किससे, तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। इसको जो एसेंट मिला था वो 25/1/1974 को इसको एसेंट मिला था। किससे मिला था, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से इसको एसेंट मिला था। और आप देख सकते हैं कि ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर जो यहाँ पे करेक्ट होगा, ये बी वाला यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट होगा। और राजस्थान जेएलओ 2013 जैसे एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चंस को ऑलरेडी पूछ रखा है। डेट दे करके भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस को आपके सामने पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पे कह रहा है कि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 हैड कम इनटू फोर्स ऑन, ये कब फोर्स में आया था, तो अभी आप सभी लोगों ने देखा है कि 1 अप्रैल कब आया था साथियों, तो 1 अप्रैल 1974 को ये आ गया था, फोर्स लागू हो गया था। और इसी सेम क्वेश्चन को आप एज अ डेट के तौर पे यहाँ पे आप इसको देखने का काम कर रहे थे, 25/1/1974। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, 1 अप्रैल 1974 की बात यहाँ पे
की जा रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा ये ए वाला, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा। और झारखंड जुडिशरी एग्जामिनेशन में और साथ साथ झारखंड एपीओ जैसे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बार बार आप लोगों से रिपीट कर करके पूछा गया। इस क्वेश्चन की पूछने की आप पॉसिबिलिटी देखिए कितने बार इस क्वेश्चन को यहाँ पे पूछा जाने का काम किया गया है। तो आप समझ सकते होंगे कि इस क्वेश्चन का कितना वेटेज है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है रीड द फॉलोइंग्स। यहां पे दो हमारे पास रीजन या असर्शन बेस्ड क्वेश्चन दे दिए गए हैं। अब कहा जा रहा है कि आप इन दोनों को पढ़िए और पढ़ने के बाद आप क्या करिए, यहां पे आंसर देने का काम करिए। तो धूमधाम से हम लोग पहले एक को पढ़ते हैं। पहला कर रहा है इंडियन कोर्ट्स हैव ज्यूरिसडिक्शन। किसकी बात कर रहा है? इंडियन कोर्ट्स हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई क्राइम कमिटेड बाय एन इंडियन इन ऑफ फॉरेन कंट्रीज की बात कर रहा है। पहली बात तो ये इन्होंने कह दिया। दूसरी बात की अगर हम बात करते हैं कि दूसरे वाले में क्या बात किया गया है, तो दूसरे वाले में बात किया गया है इंडियन कोर्ट्स डू नॉट हैव ज्यूरिसडिक्शन। क्या कह रहा है कि जो भारतीय न्यायालय हैं उनको ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, नॉट हैव टू ज्यूरिसडिक्शन ट्राई क्राइम कमिटेड ऑफ फॉरेनर इन इंडिया ऑफ द एबव की बात कर रहा है। यहां पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जो रीजन दिया गया है, जो तर्क दिया गया है, हमें इस तर्क को देखना है और उसके साथ साथ हमें रीजन देते हुए अपने आंसर को यहां पे जस्टिफाई करना है। अब क्या हमें रीजन देना है, किस तरह हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करना है? ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करते हैं तो ए यहां पे कह रहा है 1 is true but 2 is false की बात कर रहा है। और यही जो होगा साथियों, यही आपका सबसे बेहतरीन तरीका होगा, सबसे फर्स्ट आपका जो ऑप्शन होगा यही करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि कह रहा है इंडियन कोर्ट हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई क्राइम कमिटेड बाय एन इंडियन इन फॉरेन कंट्रीज की बात यहां पे कह रहा है। और ये बात आप सभी लोगों को पता है और सभी लोग इस बात को जानते हैं, इसीलिए फर्स्ट वाला सही है और सेकंड वाला जो है आपका साथियों ये यहाँ पे सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा? ए वाला इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा। और आप देख सकते हैं यूपी एपीओ 2015 के एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को आप सभी लोगों से पूछ रखा है। तो इसी लेवल के क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आने की पॉसिबिलिटीज बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आप सभी लोगों से क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 केम इनटू इफेक्ट ऑन। ये कब आया था? जो हमारा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट किया गया था, जो कि बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया गया था निर्भया केस के बाद की अगर हम बात करते हैं, तो ये कब फोर्स में आया था? ये जो अमेंडमेंट तो कर दिया गया सभी लोगों को पता है, लेकिन अमेंडमेंट करने के बाद ये कब इन्फोर्समेंट किया गया, कब ये इफेक्ट में आया, कब ये प्रभाव में आया? इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर हमसे मिला करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है 6 अप्रैल 2013 को। तो क्या 6 अप्रैल को हुआ था क्या? तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी यहाँ पे सही नहीं है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है 3 फरवरी 2013 की बात कर रहा है। और साथियों इसी दिन को ये क्या हुआ गया था, कम इनटू इफेक्ट में आ गया था। कब आ गया था? तो 3 फरवरी 2013 को। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये बी वाला इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ जुडिशरी 2023, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ जुडिशरी में आप लोगों से पूछा गया है और उत्तराखंड जुडिशरी 2014 के एग्जामिनेशन में आप से ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। क्योंकि जब जब अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उस अमेंडमेंट के डेट को भी आपसे सोचता है एग्जामिनर के अमेंडमेंट के डेट को भी पूछ ले। क्या पता भाई साहब को डेट ना पता हो, जब डेट नहीं पता रहेगा तो हम इनके मार्क्स को क्या करेंगे, हम इनके मार्क्स को डिडक्ट करेंगे। इसलिए आप यहाँ पे अपने आप को सतर्क रखिए और एक एक चीजों को आप ऑब्जर्व करिए और अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप सभी लोगों से क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्राइबल एरियाज। सबसे तो पहले आप देखिए ट्राइबल एरियाज क्या होता है, किसको हम लोग ट्राइबल एरियाज कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइबल एरियाज फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन नंबर 1 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करते हैं। जब हम साथियों आप लोगों के साथ वन लाइनर डील कर रहे थे, एट दैट फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पास भाग करके जाएंगे और वहीं से हम पता करेंगे कि हमारे ट्राइबल एरियाज क्या क्या होते हैं, किसको किसको हम लोग ट्राइबल एरियाज कहते हैं। हमारे पास स्केड्यूल दिया गया है, स्केड्यूल नंबर 7 के बारे में तो ऑलरेडी हम लोगों ने चर्चा कर लिया। वहां पे 3 लिस्ट हम
वो प्रोवाइड किया जा रहा था। साथ ही साथ अब हम भाग करके जाएंगे स्केड्यूल नंबर 6 के पास। वहां पे भी हमारे पास क्या है, वहां पे भी हमें ट्राइबल एरियाज देखने के लिए मिलता है। अब यहां पर देखिए जो आपके पास क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सेक्शन 1 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे आप सभी लोगों से क्या कहा जा रहा है, तो यहां पे कहा जा रहा है कि म्यूनिसिपल एरिया ऑफ शिलोंग की बात कर रहा है। यहां पे किसको ट्राइबल एरिया माना जा रहा है, क्या जो म्यूनिसिपल एरिया है शिलोंग्स का उसको माना जा रहा है, या फिर म्यूनिसिपल एरिया ऑफ मिजोरम को माना जा रहा है, या फिर आपके पास ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है आसाम एज प्रिस्क्राइब्ड इन पारा 20 ऑफ द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात की जा रही है। और मैं बार बार आप सभी लोगों से जिक्र कर रहा था शेड्यूल नंबर 6 के बारे में, और शेड्यूल नंबर 6 के बारे में ही दिया गया है, वहीं पे हमको प्रोवाइड करके रखा गया है कि कौन हमारे ट्राइबल एरियाज के अंतर्गत फॉल करेंगे। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा साथियों, ये सी वाला ही करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। अब यहां पर आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसका कोई मीनिंगफुल निकल नहीं रहा है। तो जो आपका यहां पे करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो सी वाला ही आपका करेक्ट आंसर यहां पे मार्क किया जाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं, और इसको आप कोरिलेट करके जरूर पढ़िएगा। जब जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तब तब आपको कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सहारा लेना पड़ता है। जितना बेहतर तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सहारा लेंगे उतना ही बेहतर तरीके से आप अपने आंसर की मार्किंग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। ये आप सभी लोगों से क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2005 की बात कर रहा है। अभी आप सभी लोगों ने अमेंडमेंट एक्ट 2013 से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखा है। साथ ही साथ फिर यहाँ पे अमेंडमेंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, लेकिन ये अमेंडमेंट कब की बात कर रहा है, तो ये जो अमेंडमेंट बात कर रहा है साथियों, ये 2005 की बात कर रहा है। कह रहा है अमेंडमेंट एक्ट 2005, एक्ट नंबर 25 ऑफ 2005 रिसीव द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इसको कब एसेंट दिया गया था, किसकी बात कर रहे हैं, जो 2005 में अमेंडमेंट किया गया था, जो 2005 का अमेंडमेंट था, इसको कब एसेंट दिया गया था। तो अब इसका जो असेंट दिया गया था साथियों 21 जुलाई 2005 को नहीं दिया गया था। इसको जो असेंट दिया गया था वो 23 जून 2005 को इसको असेंट प्रोवाइड किया गया था। और यही जो होगा साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा। और आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड जुडिशरी जैसे एग्जामिनेशन में आप सभी लोगों से इस नेचर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, इस अमेंडमेंट को जो हमारा एग्जामिनर होता है हमें फंसाने के लिए देता है। और खास करके क्या फंसाने के लिए देता है, हमें स्पेसिफिक डेट दे देता है और कहता है कि आप भाई साहब डेट को बताइए। जब आप डेट को बताते हैं तो उसको लगता है कि नहीं इस बंदे को इस चीज की जानकारी है, इसीलिए हमें डेट के साथ ऑथेंटिसिटी के साथ किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने की आवश्यकता होती है। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है। और इस क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है द प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, जो भी प्रोविजंस हमको दे रखे हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अंतर्गत कहा जा रहा है अदर देन दोस रिलेटिंग टू द चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 11 देयर ऑफ शैल नॉट अप्लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये कहां पे अप्लाई नहीं होता है। तो साथियों मैंने स्केड्यूल्स के बारे में आप सभी लोगों को बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शेड्यूल नंबर 6 आपको प्रोवाइड किया गया है और वहां पे कुछ ट्राइबल एरियाज के बारे में भी हमको देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन के अगर हम अकॉर्डिंग बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि जो प्रोविजन हमको प्रोवाइड कर रखे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अंतर्गत कौन से ऐसे प्रोविजन है जो कि रिलेट करता है। चैप्टर हमको जरूर याद करके रखना पड़ता है क्योंकि इस क्वेश्चन में चैप्टर की खास जरूरत पड़ती है। चैप्टर नंबर 8 की बात करता है, चैप्टर नंबर 10 की बात करता है और चैप्टर नंबर 11 की बात करता है। कहता है शैल नॉट अप्लाई, कहां पे ये नहीं अप्लाई होता है तो आप सभी लोगों को पता है कि स्टेट ऑफ नागालैंड है साथियों। और उसी स्टेट ऑफ नागालैंड पे हमारे सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं, चैप्टर 10 की बात करते हैं और चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं, ये बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता है। कह रहा है ऑप्शन देखिए, कह रहा है स्टेट ऑफ त्रिपुरा, ऐसी बात नहीं है, त्रिपुरा की बात यहां पे नहीं की जा रही है। स्टेट ऑफ आसाम, स्टेट ऑफ आसाम भी नहीं होगा। स्टेट ऑफ मेघालय, मेघालय भी नहीं होगा। स्टेट ऑफ नागालैंड, जो आपका करेक्ट आंसर यहां पे मार्क किया जाएगा साथियों, वो क्वेश्चन नंबर आपका यहां पे डी वाला ही आपका मार्क किया जाएगा। तो इसी लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बार बार आपसे
पूछे जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड जुडिशरी 2014 के एग्जामिनेशन में, साथ साथ ओडिशा जे 2016 के एग्जामिनेशन में इस नेचर के क्वेश्चन, बेसिक नेचर के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। कह रहा है द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 वाज लेड अमेंडेड ऑन, इसको कब अमेंड किया गया था, इसको भी हमें जानने की आवश्यकता होगी। आप सभी लोगों को पता है कि एक हमारे पास 2005 का अमेंडमेंट हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, 2013 का अमेंडमेंट हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और साथ ही साथ जो सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट है 2018 के अमेंडमेंट के बारे में भी हमसे पूछा जाता है। और ये सभी के सभी क्वेश्चन जो अमेंडमेंट से रिलेटेड होते हैं, ये एग्जामिनर के बहुत ही फेवरेट और बहुत ही चहेते क्वेश्चन होते हैं। इसीलिए इन सभी क्वेश्चंस को बार बार नहीं, कई बार आपसे रिपीट करके क्वेश्चन पूछा जाता है, और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस में हमें डेट पूछने का काम किया जाता है। तो यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रिमिनल अमेंडमेंट 19 जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है, तो लेटेस्ट अमेंडमेंट हमारा कब का है, तो जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है हमारा 2018 का लेटेस्ट अमेंडमेंट है। कब हुआ था, तो 1 अगस्त 2018 को, तो नहीं 1 अगस्त 2018 को नहीं हुआ था। 6 अगस्त 2018 को नहीं, 6 अगस्त 2018 को भी नहीं हुआ था। यह जो हुआ था 11 अगस्त 2018 को। और जो इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा कि जो हमारा 11 अगस्त 2018 को जो अमेंडमेंट किया गया, ये कब किया गया था, तो ये 2018 में किया गया था, और यही इसका करेक्ट आंसर होगा, और यही लेटेस्ट अमेंडमेंट के अंतर्गत आएगा अगर हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी लोगों से क्या कहना चाहता है, यह कहना चाहता है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एक्सटेंड टू, इसको कहां तक एक्सटेंड किया गया है, कहां तक इसका विस्तार किया गया है, कहां तक किया गया साथियों। तो अब आप लोग देखिए ऑप्शंस को। पहले क्या हुआ करता था कि पहले भी कोई भी कानून जो हमारा हुआ करता था सेंट्रल लेवल का, वो हमारे जे एंड के पे नहीं लागू हुआ करता था, जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं लागू हुआ करता था। लेकिन एक ऐसा समय आया, एक ऐसी मजबूत सरकार आई जो कि सभी के सभी कानून को कहां पे अप्लाई करवा दिया, तो सभी के सभी कानूनों को जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर पर भी अप्लाई कर दिया। एक एक्ट पारित किया गया, जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और उसी जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के पास करने के बाद सभी जगह हमारे कानून को धूमधाम से लागू किया जाने लगा। ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है, कह रहा है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 एक्सटेंड टू, ये कहां तक एक्सटेंड किया गया है, तो होल ऑफ इंडिया एक्सटेंड ही है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ कह रहा है द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये बात भी सही नहीं है। द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द यूनियन, ऐसे कैसे हो सकता है। साथ ही साथ कह रहा है द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ सिक्किम की बात कर रहा है। जो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा साथियों, तो जो हमारा कानून है, जो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ये कहां पे लागू है, तो ये संपूर्ण भारत पर लागू है। और आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जब से जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया, तब से हमारा पूरा का पूरा केंद्र का कानून है वो संपूर्ण भारत पर लागू होने लगा। और इस लेवल के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके एमपी जुडिशियल और हरियाणा जुडिशरी जैसे एग्जामिनेशन में आप लोगों से पूछा गया है, और लेटेस्ट में ही पूछे जाने का काम किया गया है। बात करते हैं यहाँ पे इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 के रूप में, और इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करते हैं, तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो फॉलोइंग्स दिया है, इसमें से कौन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। कह रहा है पहला प्रोविजंस दे रहा है, प्रोविजंस ऑफ द सीआरपीसी डू नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा है। कह रहा है कि जो भी प्रोविजंस हमको दे रखे हैं सीआरपीसी के अंदर, इसको अप्लाई नहीं किया जाता है। कहां पे अप्लाई नहीं किया जाता है, तो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत अप्लाई नहीं किया जाता है। यह बात आप सभी लोगों को पच रहा है कि इसको अप्लाई नहीं किया जाता है। अप्लाई किया जाता है, कब से किया जाता है, तो जब से हमारे पास जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया, जो कि पास किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को, और 2019 के बाद से ये धूमधाम से अप्लाई होने लगा होल ऑफ इंडिया पे, संपूर्ण भारत पे, जो कि इससे पहले क्वेश्चंस को आप सभी लोगों ने सॉल्व किया था। सेकंड वाला रीजन यहां पे कर रहा है ऑल प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी डज नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ नागालैंड की बात कर रहा है। तो इन दोनों को आप कंपैरेटिवली स्टडी किए हैं, और स्टडी करने के बाद अब क्या आप निष्कर्ष निकाल रहे हैं, ऑप्शंस को देखिए। कह रहा है ऑप्शन पहला प्रोविजन ऑफ, यहां पे ऑप्शन ओनली फर्स्ट इज करेक्ट की बात कर रहा है। कह रहा है केवल फर्स्ट करेक्ट है, तो ये तो बात मजा आ नहीं रहा है।
बी वाले में कह रहा है ओनली सेकंड इज द करेक्ट, सी वाले में कह रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट की बात यहां पे कर रहा है। और जो हमारा करेक्ट आंसर यहां पे मार्क किया जाएगा साथियों, ये सी वाला ही यहां पे आंसर मार्क किया जाएगा, क्योंकि जो प्रोविजंस की बात कर रहा है, कह रहा है जो प्रोविजंस है डू नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ जे एंड के की बात कर रहा है। अब जे एंड के पे लागू हो रहा है, कहां आप हैं कि कह रहे हैं कि जे एंड के पे अप्लाई नहीं होता है, धूमधाम से हमारा सीआरपीसी जे एंड के पे अप्लाई होता है। और जितने भी प्रोविजंस हैं हमारे सीआरपीसी के वो नॉट अप्लाई होते हैं, कहां पे नहीं अप्लाई होते हैं, तो नागालैंड की बात कर रहा है, कर रहा है नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ नागालैंड की बात यहां पे कर रहा था। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, यहां पे दोनों के दोनों जो हमारे स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कर रखे हैं ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पे दे रखे हैं। तो साथियों ये था आज का एक छोटा सा सेशन जिसमें मैं आप सभी लोगों के लिए एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चंस लेकर के आया था। और साथियों मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं मेरा वन लाइनर सेशन जरूर देखा गया होगा। अगर आपने वन लाइनर को देखा और इस नेचर के क्वेश्चंस को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो मान के चलिए कि आपका जो बेसिक का कॉन्सेप्ट है वो बेसिक का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।